बीरनगर राज्य के एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक लोहार अपनी पत्नी राधा और 10 वर्षीय पुत्र बीर के साथ रहता था। शंकर अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान लगाकर अपने गांव के साहूकार बलराम की तलवार की मरम्मत कर रहा था। बीर वही बैठा अपने पिता को तलवार की मरम्मत करते हुए देख रहा था। तभी वहां पर साहूकार बलराम आ पहुंचा। अरे मैं जानता था बलराम कि तू मेरी तलवार की मरम्मत करने में इतना ही समय लेगा, लेकिन देख मेरी दरिया दिली तो देख। मैंने दूसरे लोहार को नहीं बल्कि तुझे अपनी तलवार सही करने के लिए दिया ताकि तेरा घर वर चल सके। शंकर बलराम की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अचानक हथौड़ी उसके अंगूठे पर लगती है। अरे रे 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 आ आ आ आ अरे मूर्ख कहीं का, जो काम जिसका होता है उसी को शोभा देता है, जिसका काम उसी को साजे, समझा? अब अंगूठे की तरफ क्या देख रहा है? अपने अंगूठे को मत देख और मुझे ये बता कि तू मेरी तलवार कब देगा? तेरा अंगूठा तो फिर भी आगे पीछे सही हो जाएगा, मेरी तलवार का बता, उसका क्या? मुझे आज ही महाराज से मिलने जाना है, उन्हें तलवार भेंट करनी है। और तू तो जानता है ना कि महाराज मेरे मित्र हैं, तो जल्दी से बता कि तलवार कब तक हो जाएगी सही? बस साहूकार जी, अभी कुछ देर में देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ। शंकर अपनी दर्द को नजरअंदाज करके मेहनत से जुट गया और तलवार साहूकार बलराम को दे दी। साहूकार बलराम कुछ सिक्के शंकर के मुंह पर फेंककर वहां से चला गया। साहूकार के जाते ही शंकर का पुत्र बीर अपने पिता को बोला, पिताजी पिताजी, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे नहीं बेटा, अरे ये छोटी मोटी तकलीफ तो होती रहती है। हम बड़े लोगों को यानी कि पापा लोगों को ना बेटा, इन छोटी मोटी तकलीफों से डर नहीं लगता है ना? बीर के आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपनी माँ के पास चला गया। राधा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। माँ, पिताजी और दूसरे लोहारों की तरह काम क्यों नहीं कर पाते, पता है माँ? ये सुनकर राधा चौंक गई। क्या मतलब है तेरा? बीर सारी घटना बताता है। पिताजी ने ना हथौड़ी का वार तलवार पर किया था, लेकिन गलती से हथौड़ा उनके अंगूठे पर लग गया। मैं देख रहा था, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। जबकि मैंने दूसरे लोहार को देखा है, वो सामने वाले से बात भी करते हैं और काम भी करते जाते हैं। राधा गहरी सोच में डूब गई। इस बात का जवाब मैं तुझे कल दूंगी। अगली सुबह शंकर अपने काम में लग गया। तभी राधा अपने पुत्र बीर को लेकर बाहर जाने लगी। अरे ये सुबह सुबह वीर को लेकर कहाँ जा रही हो? अपना खेत दिखाने। आज मेरा भी अपना खेत देखने को मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। कुछ देर बाद राधा बीर को लेकर एक बंजर खेत पर पहुंची। माँ, ये किसका खेत है? तेरे पिता का। तेरे पिता कोई लोहार नहीं बल्कि किसान है। तूने कल पूछा था ना कि तेरे पिताजी और दूसरे लोहार की तरह काम क्यों नहीं कर पाते। उनकी रगों में किसान का खून दौड़ रहा है और ये जमीन उन्हीं की है। पहले तेरे पिता और मैं मिलकर इस जमीन में हाल जोतते थे और अपनी मेहनत से अनाज उगाया करते थे। ओह, तो फिर अब हम खेती क्यों नहीं करते माँ? कुछ बरसों पहले
मैं अचानक बीमार पड़ गई थी। उसी वर्ष हमारी फसल किसी कारणवश खराब हो गई। तेरे पिता ने मेरे बीमारी का इलाज कराने के लिए साहूकार बलराम से कर्ज लिया, लेकिन वो समय पर चुका नहीं पाए। इसीलिए साहूकार ने हमें खेती करने से रोक दिया और कहा कि जब तक तेरे पति उसका सारा कर्ज नहीं चुका देता, हम खेती नहीं कर सकते। बरसों तक तेरे पिता उनका कर्ज चुका पाए, लेकिन तब तक हमारी जमीन पानी और बीज ना मिलने की वजह से बंजर हो गई। घर चलाने के लिए तेरे पिता को कोई काम तो करना ही था, इसीलिए उन्होंने लोहारगिरी शुरू कर दी। तो माँ, ये बताओ, क्या मेरी रगों में भी किसान का खून दौड़ रहा है? मैं अपने खेतों में हल चलाकर इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दूंगा क्या माँ? अरे बेटा, खेत में हाल चलाने के लिए बैल और हाल की आवश्यकता होती है, और हमारे पास अब इतना धन नहीं है कि हम कहीं से बैल खरीद सके। चलो अब घर चलते हैं। वीर चुपचाप अपनी माँ के साथ घर लौट आया। अगली सुबह वो फिर अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, अब से मैं भी आपके साथ बराबर आपके काम में हाथ बटाऊंगा। हाँ। अरे बेटा, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ हाथ बटाऊंगा, ताकि इतना धन इकट्ठा हो जाए कि जिससे हम अपने खेत में हल चलाने के लिए 2 बैल खरीद सकें। ये सुनकर शंकर चौंक गया और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, लगता है कि तेरी माँ ने तुझे सब कुछ बता दिया है, पर चिंता मत कर बेटे, एक दिन हम अपने बंजर खेत में फसल जरूर उगाएंगे और फिर से किसान कहलाएंगे, है ना? वीर मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह बीतता रहा और देखते ही देखते 10 वर्ष गुजर गए। 10 वर्षों बाद वीर एक सुंदर युवक बन चुका था और अब बराबर से अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। अरे वीर, अरे बेटा, मैं 10 वर्ष से देख रहा हूँ कि तुम लगातार मेहनत कर रहे हो। अब जाकर सो जाओ बेटा। तुम पिछले 3 रातों से सोए नहीं हो। बाकी का काम मैं देख लूंगा। जाओ बेटा। वीर चुपचाप उठकर अपने घर के अंदर गया और चारपाई पर लेट गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, अगले ही पल उसने अपने आप को एक बड़े ही सुंदर महल में पाया। महल के चारों ओर हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। वीर आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर महल के अंदर एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष में एक तलवार आधी गड़ी हुई थी और आधी वृक्ष के अंदर थी। उस तलवार से रोशनी फूट रही थी। हाँ, ये कैसा दृश्य है? तभी तलवार से आवाज आई, वीर, मैं तुम्हारी नियति हूँ, मुझे निकालो और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये महल किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। जागो वीर, जागो। तुम वो नहीं जो खुद को समझते हो। जागो वीर, जागो। अचानक वीर की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया। वीर की इस हालत को देखकर राधा घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तू सही तो है ना? वीर ने अपने सपने के बारे में माँ राधा को बताया। राधा ने सुनकर तुरंत शंकर को बुलाया और सारी घटना बता दी। अरे सपना होगा सपना। सपनों में तो कुछ भी दिखाई दे सकता है। इसमें इतनी चिंता की बात क्या है?
होता रहता है भाई, होता रहता है। पिता की बात सुनकर वीर शांत हो गया, लेकिन इसके बाद वही सपना उसे बार बार आने लगा। वीर, मैं तुम्हारी नियति हूं, मुझे निकालो और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये महल किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। जागो वीर जागो, तुम वो नहीं जो खुद को समझते हो। जागो वीर जागो। पिताजी, एक ही सपना बार बार आना मतलब साधारण तो नहीं हो सकता। रोज सपने में वृक्ष के अंदर गड़ी तलवार मुझसे बात करती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को समझता हूं। मुझे अंदर से आवाज आती है पिताजी कि इस सपने का कोई ना कोई तो बड़ा रहस्य है। ये सुनकर राधा शंकर को बहुत गौर से देखने लगी। अरे बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसीलिए वो सपना तुम्हें बार बार आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सपनों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है ना। पिता की बात सुनकर वीर सहमत नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वीर सीधा जंगल की ओर गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर शांति की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक साधु पर पड़ी, जो उसी की ओर देख रहे थे। हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारा चेहरा किसी से बहुत मिलता है। आखिर किससे साधु महाराज? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम चिंता में क्यों बैठे हो? वीर ने अपने सपने के बारे में साधु को बताया। साधु रहस्यमय अंदाज में वीर को देखते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसका एक एक शब्द सच है। यहां से दाहिनी दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक और घना जंगल मिलेगा। उसी घने जंगल में एक तालाब के किनारे प्राचीन हजारों वर्षों से खड़ा एक वृक्ष है। तुम्हें जो तलवार सपने में दिखाई देती है, वही तलवार तुम्हें इस वृक्ष में गड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन साधु महाराज, सपने में तो मुझे वो वृक्ष एक महल के अंदर दिखाई देता है। सपने हमें कभी कभी बहुत ही अलग दुनिया में ले जाते हैं। उस दुनिया में समय हमारे समय से अलग चलता है। कभी कभी हम सपने में अपने घर से बाहर निकलते ही कोसों दूर किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। ये केवल सपनों की दुनिया में ही संभव है, हमारी दुनिया में नहीं। इसीलिए समझ लो कि तुम्हें सपनों में दिखाई देने वाला महल भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी सच्चाई तुम्हें तलवार हासिल करने के बाद पता चलेगी।